नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आपके बीच बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का ये हमारी दुनिया बुक का ये पहला अध्याय का चौथा वीडियो क्लास है। इसमें आज हम सीखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने संसाधन को पढ़ा है, संसाधन के प्रकार को पढ़ा है और संसाधन के उपयोग को पढ़ा है। आज हम लोग संसाधन का वर्गीकरण जानेंगे कि किस तरह से हम संसाधन का वर्गीकरण करते हैं, यानी संसाधनों को किस तरह से बांटते हैं। वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। अब बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष एवं झाड़ियाँ काफ़ी आकर्षक लग रही थी। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन हैं। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार हैं विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व। विकास एवं उपयोग, किस तरह से संसाधनों का विकास होगा और उसका क्या उपयोग होगा, इस आधार पर उसको बांटा जाता है। या फिर उत्पत्ति, मतलब संसाधन तैयार होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर संसाधनों को तैयार किया जाता है या फिर खुद से तैयार होता है। उपलब्धता, वो जो संसाधन है उसकी उपलब्धता किस तरह से है, सरल है या कठिन है। वितरण, उसका जो वितरण है, उसको जो बांटने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो तरीका है वो कैसा है। और स्वामित्व, मतलब अधिकार, उस पर किस तरह का अधिकार है, किसका अधिकार है, मेरा खुद का अधिकार है या फिर राज्य सरकार का अधिकार है या फिर केंद्र सरकार का अधिकार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, तो किस देश का उस पर किस हिसाब से अधिकार है। तो इस तरह से उसको वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि, मिट्टी, जल और भी बहुत सारे हैं जो इससे पहले आप पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा दर्शाया गया है। अब भूमि, मिट्टी और जल से क्या क्या बनते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देखिए। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? जो संसाधन का उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में जब हम उस संसाधन का उपयोग करेंगे, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी निकल के आएगा कि उस संसाधन का भी हम उपयोग करने लगेंगे, ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहे जाते हैं। अब वास्तविक संसाधन मतलब जिसका हम सीधा सीधा उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर मतलब नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जो संसाधन कि हम यूज करते हैं और फिर से वो संसाधन हमें बिना किसी परिश्रम का हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हम सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और हमको फिर से सूर्य की रोशनी मिल जाती है, मतलब उसकी मात्रा सीमित नहीं है। मगर अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जो संसाधन जब हम खर्च कर देते हैं तो फिर दोबारा मिलने में हजारों लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, तभी वो संसाधन हमको मिल पाएंगे, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, मतलब हर एक जगह उपलब्ध है वो संसाधन, या फिर स्थानिक है, खास जगह पे ही वो मिलते हैं, हर एक जगह नहीं मिलते हैं। फिर क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या है? निजी संसाधन है, आपका खुद का है या आप जिस देश के हैं उस देश का है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, यानी पूरे विश्व का है, उस पर पूरे विश्व का अधिकार है। जिसकी जितनी जनसंख्या है, जिसका जो आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से उसका उस पर उतना अधिकार बनता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और निजी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। विकास एवं उपयोग के आधार पर, अब क्या है विकास और उपयोग के आधार पर कैसे समझें? देखिए, सलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन क्या है? उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो वास्तविक संसाधन किसको बोलिए? कि जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है कि वो कितनी मात्रा में है और वर्तमान समय में हम उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, उसको हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन कौन से हो गए? उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। उन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। क्या है कि राजस्थान में जो केरल में जो थोरियम मिलता है और लद्दाख में जो यूरेनियम है, उसका उस
संसाधन का वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान के द्वारा कुछ न कुछ खोज ऐसा होगा जिससे उस थोरियम का और उस यूरेनियम का, जो लद्दाख में यूरेनियम है और केरल में जो थोरियम है, उसका उपयोग आने वाले समय में, चाहे 100 वर्ष में हो, 200 वर्ष में हो या 500 वर्ष में हो, लेकिन उस समय के जो मनुष्य होंगे वो उसका उपयोग करने लगेंगे। तो अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अभी संभाव्य संसाधनों की कैटेगरी में उसको रखा गया है। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे। क्या है? वर्षों पहले सूर्य की जो गर्मी है, जब हम लोग नहीं थे, सिर्फ पृथ्वी और सूर्य था, तो सूर्य की गर्मी जो थी वो एक संभाव्य संसाधन थी। समुद्र की जो लहरें थी, जब तक हम उन लहरों से बिजली उत्पादन नहीं करने लगे, तब तक वो जो लहरें थी, समुद्र की जो लहरें हैं, वो एक संभाव्य संसाधन थी। लेकिन अब हम क्या करने लगे, उन लहरों से हम बिजली बनाने लगे, तो वो हमारा वास्तविक संसाधन बन गया। पवन, हवा, हवा जो था उसको सिर्फ हम सांस ही लेते थे और उससे कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उस हवा से हम क्या करते हैं, हम पवन चक्की चला के और उससे बिजली बनाने लगे, तो ये अब हमारा वास्तविक संसाधन बन गया। लेकिन इससे पहले ये क्या था? संभाव्य संसाधन था। भूमि, ये इससे पहले संभाव्य संसाधन था, लेकिन अब हम इसका उपयोग करने लगे, इसलिए अब ये हमारा वास्तविक संसाधन आ गया। परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन है। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? गोविंद बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैविक संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी जीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन हैं। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, पेट्रोलियम, कोयला, ये जितने भी हैं जो निर्जीव हैं, वो सभी क्या हैं? अजैव संसाधन है। और जैव संसाधन क्या है? जो जीवित हैं, सजीव हैं, वो सभी क्या है? जैव संसाधन है। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन में तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिसका कि हम एक बार जब यूज कर लेते हैं तो फिर दोबारा उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, हजारों लाखों साल बाद वो फिर से तैयार होगा। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अब्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन हैं। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जल एवं वन। जल भी जो है ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कब? जब हम इसका उपयोग सीमित मात्रा में करेंगे। वन जो है ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है, ये खुद से हो जाते हैं, लेकिन कब? जब हम वनों का अंधाधुंध कटाई ना करें तो। और अगर हम सिर्फ वनों की कटाई करते रहें और जल को सिर्फ हम खर्च करते रहें, तो आपके जमीन के नीचे का जो जल है, जिसको आप पीते हैं, जिससे आप खेती करते हैं, वो क्या है? वो बहुत जल्दी नहीं बन जाता है। तो जमीन के अंदर जो जल है वो सीमित मात्रा में है, उसको अगर हम बिना हिसाब के खर्च करते रहेंगे तो वो फिर अनवीकरणीय संसाधन में चले आएंगे। इसलिए हमको जल को संरक्षित करना चाहिए, वन को हमें संरक्षित करना चाहिए, अदरवाइज ये भी अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। जबकि ये एक नवीकरणीय संसाधन है कि हर साल बारिश होना है और बारिश से जल को आना है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे फिर इस जल को नदी में, तालाब में जाना है, और फिर खेतों में जाना है, और वहाँ से धीरे धीरे जमीन में उसको बैठना है, और जमीन के अंदर का जो जल का स्तर है उसको फिर ऊपर आ जाना है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बिना हिसाब के खर्च करते रहेंगे तो जल समाप्त हो जाएगा। वन को हम ऐसे काटते रहेंगे और वहाँ पर घर मकान और खेती का काम करते रहेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाते रहेंगे, तो फिर वन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ हिसाब से जंगल को काटें और फिर छोड़ दें तो फिर वहाँ पे पुनः फिर से पेड़ उगाएंगे और फिर से वो जंगल बन जाएंगे, तो वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, ऐसे ही अनवीकरणीय रह जाएंगे। सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही ये जानकारियां काफी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे? गोविंद बोला, हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं अस्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख हैं। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। कोडरमा में पाया जाने वाला अब्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। अब देखिए,
ये सर्वत्र उपलब्ध और अस्थानिक कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि हर एक जगह पाए जाते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी हर एक जगह, जमीन के अंदर जो जल है वो हर एक जगह कम बेसी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कि जल हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो नीचे जल बहुत कम मात्रा में है, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में जाएंगे तो जल बहुत कम मात्रा में है, और कहीं कहीं पे जब मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो जल बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो अस्थानिक हो गया। कहीं पे मिट्टी है और कहीं पे पहाड़ है, जहाँ पहाड़ है वो वहाँ का स्थानिक है, और जहाँ पे मिट्टी है वो वहाँ का स्थानिक है। तो इस तरह से स्थानिक और सर्व उपलब्ध संसाधन के रूप में बांटा गया है। और फिर निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये अधिकार के स्तर में आते हैं। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, यानी अधिकार में होता है, तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। जैसे मतलब आपका खुद का जो कुछ भी है वो आपका निजी है, तो वो निजी संपत्ति कहा जाता है। राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपके इस भारत देश में किसी भी राज्य में जो कुछ भी पाया जाता है वो संसाधन जो है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, वो उस पर पूरे देश का अधिकार है। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति कही जाती है, वो उस क्षेत्र का राष्ट्रीय संपत्ति है। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र को खुला महासागरीय क्षेत्र कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। आज का जो ये वीडियो क्लास था, आज हम इसको यहीं पे दी एंड समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट इसका जो 5वां भाग है उसमें आएगा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, तो किस तरह से हम इसका वितरण करते हैं और किस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं, और फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट्स करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।